लेकिन आज सबसे पहले आप सवाल कहिए कि सरकारें तय कर दें आखिर कितनी मौत के बाद वो खबरदार होंगे। इसीलिए पूछिए, क्योंकि दावा तो गुजरात में 3 साल पहले भी पुल गिरने के बाद हुआ था कि बस अब ऐसा हादसा नहीं होने देंगे। याद करिए 2022 मोरबी में पुल गिरा, 135 लोगों की मौत हुई, आम आदमी की जान गई। तो गुजरात सरकार ने कहा था कि अब हर पुल की मजबूती जांचेंगे। पता नहीं कितनी जांची, क्योंकि यह जरूर पता है कि गुजरात के ही वडोदरा में आज 40 साल पुराना पुल बीच से गिर गया। अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, उनके शव मिल चुके हैं। बस यही नहीं पता चल रहा कि अगर पुलों की मजबूती जांच ली थी तो फिर यह पुल कैसे गिर गया। इस मां का गुनहगार कौन है जो अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगा रही है? इस मां का गुनहगार कौन है जो नदी में गिरी कार के भीतर फंसे अपने परिवार को बचाने की मिन्नत कर रही है? इस मां का गुनहगार कौन है जो नदी में गिरी कार के भीतर से खुद किसी तरह बच के निकल पाई, लेकिन कार के भीतर इनके पति और बच्चे तुरंत नहीं निकल पाए? 135 मौत के बाद भी जो नहीं जागे, क्या आप 11 मौत के बाद जागेंगे? जो पुल पार करने जाएंगे, अनिवार्यतः क्या पता कब नीचे नदी में गिर जाएंगे। मारे जा रहे हैं लोग बार बार, विजयी हो रही है आंख मूंदे बैठी सरकार, जो सड़क पुल के वादे पर वोट देते रहे। इतिहास में ऐसे पुलों से गिरकर स्वर्गीय कहलाएंगे। ये वो पुल है जिसमें बीच बीच में खाली जगह पर सरकार चाहती तो एम लगाकर नया मॉडल बताती, वी लगाकर विकास का सेतु कह देती, लेकिन ये हो न सका। यहां लिखा गया मौत, आम आदमी की मौत, जिनके अपने घर से निकले किसी दफ्तर किसी फैक्ट्री के लिए, लेकिन अब कभी घर नहीं लौटेंगे। जिनके अपने ये कहकर निकले कि रुको बस थोड़ी देर में आता हूं। जिनके बेटे ने कहा रुको शाम को दवाई लाता हूं। जिनके अपनों ने घर से निकलकर कहा था चिंता मत करो सब ठीक होगा। लेकिन गुरुवार सुबह जब वो अपने घर से गुजरात में आणंद वडोदरा को जोड़ने वाले गंभीरा पुल से गुजरते हैं, तभी अचानक 900 मीटर लंबे पुल का एक हिस्सा बीच से धराशायी हो जाता है। 2 ट्रक, एक इको वैन, एक पिकअप गाड़ी, एक ऑटो रिक्शा नीचे गिर जाते हैं। वडोदरा की गंभीरा पुल पर 10 से 15 मीटर लंबा यहीं से हिस्सा टूटकर पूरा नदी में समा गया। ये देखिए, पुल टूटने के बाद महिसागर नदी में नीचे एक इको वैन गिरी पड़ी, एक पिकअप गाड़ी धंसी पड़ी, एक ऑटो रिक्शा नीचे गिरा है। पुल के टूटे हिस्से के ठीक नीचे ट्रक गिरा पड़ा है। और खबरदार करता सवाल है, क्या अंधेर गर्दी के दलदल में जनता की जान को धंसा दिया गया? यहाँ पर जो वाहन गिरे उसकी हमें डिटेल्स मिली है। उसमें 2 ट्रक्स है, एक पिकअप वैन है, एक इसमें इको व्हीकल था, एक ऑटो रिक्शा था। इतना वाहन अंदर गिरे हैं। ब्रिज के बीच में से 10 से 15 मीटर का जो स्लैब है वो टूट के गिर गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री વહેલી સવારે જ એક હાઈ કમિટીને અહીંયાથી તાત્કાલિક સ્થળ પર મોકલી છે અને તાત્કાલિક આ તપાસનો રિપોર્ટ મંગાવ્યો છે। फिर से अब 11 मौत के बाद मुआवजा, जांच, निरीक्षण, कार्रवाई बख्शेंगे नहीं जैसी रटी रटाई सरकारी भाषा का ढिंढोरा पीटा जाने लगा। जबकि सवाल है, मोरबी में पुल गिरने पर 135 मौत के बाद तय तो यह हुआ था कि गुजरात के सभी ब्रिज की मजबूती जांची जाएगी, तो क्या वडोदरा के 40 साल पुराने पुल की मजबूती जांची नहीं गई? अगर गुजरात सरकार ने वडोदरा के पुल की मजबूती जांची थी तो वो इस सच का जवाब दे जो इसी पुल पर खड़े होकर आज तक संवाददाता अतुल तिवारी खबरदार करते हुए दिखाते हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से क्रैक है। 1 साल पहले इस ब्रिज की मरम्मत की गई थी। कांग्रेस और विपक्ष का यही कहना है कि ब्रिज लगातार उसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी अगर सरकार ने ली थी तो किस प्रकार का ये ब्रिज था और किस प्रकार की इसको रिपेयर किया गया। इस ब्रिज की स्थिति की भी अगर हम बात करें तो आप ये तस्वीरों से ही समझ सकते हैं कि इस ब्रिज पर किस हद तक
खड्डे पड़े हुए हैं, क्योंकि इन गड्ढों में अगर बारिश होती है तो पानी भर जाता है और जो भी यहाँ से टू व्हीलर्स, जो भी व्हीकल्स यहाँ से पसार होते हैं, उनके साथ भी एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो भी दिखाई पड़ती है। लेकिन मेरे आसपास में भी आप इस सड़क के ऊपर पड़े हुए गड्ढों से समझने की कोशिश कीजिए कि मात्र 10 फीट के अंदर 4 से 5 जितने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। अब जो खबर आपको दिखाने और जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, इस पर गौर करिएगा। 15 दिन पहले स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर विजय चरण ने एकलबारा और मुजपुर के सरपंच और दूसरे स्थानीय लोगों के साथ इसी पुल का दौरा किया था और स्थिति का निरीक्षण किया, क्योंकि इस पुल के बुरी हालत में होने का दावा तो स्थानीय लोग बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार सोते रहे। यहाँ तक कि इस पुल को ऐसी हालत में छोड़ा गया जहाँ पुल के किनारे यूं शीट लगाकर उस पर जनता की सुरक्षा कराई जा रही थी। अब मैं एक आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि इस ब्रिज के आसपास की जो दीवारें हैं, उस दीवार की जो वहां जो दीवार आप देख रहे हैं, उस दीवार में भी किस प्रकार का डैमेज हुआ और उसके बाद किस प्रकार से यहाँ पे पतरे लगाने की नौबत आई, इससे भी, तस्वीरों से भी आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे दीवार जब टूटी उसके बाद पतरे लगाए गए। यानी कि आप समझिए कि काफी 40 सालों से भी लंबे समय का ये पुराना ब्रिज। लेकिन कोई इस पुल की हालत पर नहीं जागा और फिर जिस पुल से सबसे ज्यादा नौकरी पेशा आम लोग गुजरते थे, उन्हें मौत के हादसे के भरोसे छोड़ दिया गया। ये पूरी जो नदी है वो महिसागर नदी है और ये जो ब्रिज है वो आनंद के गंभीरा और वडोदरा के पादरा गांव को जोड़ने वाला ये ब्रिज है। यहाँ पर ये जो ब्रिज है, यहाँ पर ज्यादातर जो जॉब करते हैं वो लोग यहाँ से अप डाउन करते हैं और आनंद से लोग वडोदरा नौकरी के लिए जाते थे और इसी ब्रिज का उपयोग करते थे, क्योंकि हाईवे का जो रोड है वो बहुत दूर हो जाता है। इस वजह से ये रोड, ये जो ब्रिज है उसका इस्तेमाल होता था। इसीलिए अब आम आदमी खबरदार करके पूछता है कि बताइए सरकार, अब भी आप जागेंगे या फिर किसी और हादसे का इंतजार होगा? और अब भी आशंका है कि वडोदरा की महिसागर नदी में कुछ लोगों के शव हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मृतकों की जो संख्या है वो 11 से अब 12 बताई जा रही है। 9 दिन पहले ही वडोदरा के इसी गंभीरा पुल को लेकर स्थानीय यूट्यूबर्स लगातार पुल की कमजोर हालत को उजागर कर रहे थे। अब आज से 9 दिन पहले का वीडियो एक चल रहा है, पुल की बेहद कमजोर हालत को बयां कर रहा है, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन ने सुना नहीं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि काश 9 दिन पहले भी सरकार और सिस्टम अगर जाग जाते तो आज 12 लोगों के मृत्यु की खबर आती नहीं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो अपने विकास के लिए जाना जाता है। गुजरात मॉडल की बात होती है। कई राज्यों में अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ तो विकास ही नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन जब गुजरात की बात आती है तो लगता है कि ये कैसे हो गया। 40 साल पुराना ब्रिज अतुल बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम एक पुल की उम्र के हिसाब से बात करें तो ऐसा भी नहीं है। पर बड़ा सवाल यह है कि उसका मेंटेनेंस, आपने भी जो रिपोर्ट दिखाई है उसमें बताया है कि पिछले साल भी हुआ। अब 9 दिन पहले की भी वो तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। कौन सी चीज है जिसको ये लोग टाल रहे थे या ध्यान नहीं गया? आखिर अब तो आगे इंक्वायरी होगी, रिपोर्ट आएगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन अब तक कहां पर चूक हो गई है, क्या समझ में आ रहा है अतुल? देखिए, आरएनबी विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि ब्रिज की आयु 100 साल की थी और स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट कुछ समय पहले आई थी उसमें इस ब्रिज में किसी प्रकार की क्षति नहीं पाई गई थी। अगर कोई क्षति नहीं थी तो किस वजह से रिपेयरिंग करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ क्षति नहीं होने का दावा और दूसरी तरफ इस ब्रिज को 1 साल पहले रिपेयरिंग करने की बात जो है वो कही जा रही है। ऐसे में सीधे तौर से अगर हम बात कहें तो 2017 के बाद से लगातार विपक्ष हो चाहे स्थानीय लोग हों, इस ब्रिज को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। हैवी व्हीकल्स इस ब्रिज से उनकी आवाजाही को रोका जाए, इस प्रकार की उनकी मांग रही है। लेकिन फिर भी इस ब्रिज के ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो ब्रिज के ऊपर की जो सड़क है उस पे कई सारे गड्ढे हैं, जो दीवारें हैं वो टूटी हुई है, उस पर एक शेड जो है वो लगा दिया गया है। यानी कि इस ब्रिज की हालत देखकर ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिस ब्रिज की आयु 100 साल की रोड एंड बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बता रहे हैं वो मात्र 40 सालों के अंदर जर्जर हो गया। जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या ये ब्रिज जर्जर है
तो उनका जवाब है कि ये ब्रिज जर्जर नहीं है, इसकी आयु 100 साल की थी। अब ये जवाब ब्रिज टूटने के बाद भी रोड एंड बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल मैं मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें बताने की कोशिश करूंगा। ब्रिज के ऊपर की तरफ जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यही उम्मीद है कि हो सकता है कि कोई अभी भी इस नदी में जो व्हीकल्स गिरे उसमें फंसे हों। एक ट्रक जो फंसा था उसको बाहर की तरफ खींचने में फिलहाल कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस समेत फायर विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे लगातार है। लेकिन जब मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक से भी बात की तो बिल्कुल अभी भी 2 से 3 लोग मिसिंग होने की बात जो स्थानीय विधायक हैं उनकी तरफ से थोड़ी देर पहले कही गई थी, जिसमें से एक बॉडी मिल चुकी है। तो हो सकता है अभी भी 2 से 3 लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनको खोजने का काम फिलहाल जारी है। और अभी भी रेस्क्यू बोट जो है वो महिसागर नदी के अंदर है और कल पूनम है, तो खंभात की खाड़ी भी यहाँ पास में है, जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है उसकी वजह से जो अभी जल सपाटी है वो भी महिसागर नदी की लगातार सामान्य तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कल के दिन यहाँ पे तो ज्यादा पानी होगा, लेकिन रात भर ये जो भी 1 या 2 लोग मिसिंग फिलहाल हैं उनको खोजने का जो काम है वो जारी है। जो एक ट्रक फंसा था फिलहाल उसे खींचकर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी 1 से 2 लोगों की जो फंसने की जानकारी के मुताबिक एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो फिलहाल उनकी छानबीन उनकी जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे भी जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस ब्रिज में किसी प्रकार की नुकसानी नहीं थी। हालांकि ब्रिज की स्थिति को देखते उनकी तरफ से मुख्यमंत्री के सामने नए ब्रिज बनाने की बात रखी गई थी। हालांकि 212 करोड़ में नया ब्रिज बनाने की मंजूरी जो है वो 3 महीने पहले दी, ये सुबह ही राज्य सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है, लेकिन इसकी टेंडरिंग या डिजाइनिंग की पूरी प्रक्रिया बाकी है। ये पूरा हो पाता उससे पहले ये 40 साल पुराना ब्रिज टूट गया, जिसमें अब तक जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया अतुल इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है अपने पीछे सवालों की एक फहरिस्त छोड़ गया है, और उन सवालों के जवाब इसीलिए जरूरी हैं ताकि दूसरी जगह कभी ऐसा कोई हादसा न हो। अब दावा किया जा रहा है कि इसी जर्जर पुल की जगह दूसरा पुल बनाने का फैसला सरकार महीनों पहले ले चुकी थी, लेकिन फिर फाइल आगे नहीं बढ़ी। तब तक पुराने पुल के भरोसे चलती जनता की जान चली गई। आम आदमी टैक्स इसी सड़क, बिजली, पानी, पुल के लिए ही तो देता है, लेकिन अगर उसी टैक्स से बना पुल मौत देने लगे तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाए। जहां विपक्ष भी पूछ रहा है कि पहले क्यों नहीं सरकार जागी। हमने सरकार से बार बार मांग की थी, लोगों ने भी सरकार को लिखित तौर पे बार बार रजूआत की थी कि ये ब्रिज की हालत ठीक नहीं है, उसकी मरम्मत होनी चाहिए, उसकी जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो चुकी है, तो उसके लिए नया ब्रिज बनाने की तजवीज होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आज ये दुर्घटना हुई है। ये बार बार गुजरात में हो क्या रहा है, स्थानीय लोगों ने बार बार ये डिमांड की है कि ब्रिज चलने लायक नहीं है, चलने लायक नहीं था, उस पर वाहन यानी कि ट्रक कैसे चल रही थी, कौन देखने वाला है। मुझे लगता है कि गुजरात में अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। टैक्स भरे जनता, खिस्से भरे, जेब भरे भाजपा के नेता, और मौत जनता को, आम जनता को मिले, ये कैसा न्याय है। पहले ये सुनने में आता था कि राजधानियां चमकती हैं, दूर दराज के इलाके की सड़कें पानी से भर जाती हैं। वक्त बदला, अब हर जगह सड़कें पानी से भरी। राजस्थान की खबर आज देखिए, जहां उद्योग मंत्री के इलाके की सड़क मार्च में बनी, जुलाई में बह गई। झुंझुनू में सड़क उद्घाटन से पहले ही बारिश में गायब हो गई, और विपक्ष के बड़े नेता के इलाके में जनता सड़क की बदहाली पर खबरदार करती। पहला वीडियो जगह राजस्थान की राजधानी जयपुर, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के इलाके की मार्च में बनी सड़क बारिश में जुलाई में बह गई। जयपुर में मॉनसून की शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही भ्रष्टाचार की परतें सड़क से उखड़ने लगी है। ये मार्च में बनी हुई सड़क है। इसी मार्च में आप समझिए कितने महीने पुरानी सड़क है। यहाँ पर लोग कहते रह गए कि ठेकेदार मिट्टी में सड़क बना रहा है, मगर महज 3-4 महीनों में सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि इस तरफ से ट्रैफिक बंद हो गया है। ठेकेदार रात के अंधेरे में कचरा डाल गया बचने के लिए। ये केवल एक पैच नहीं है, पूरी सड़क पर चले जाइएगा वैशाली नगर तक यही हाल है। अभी बनी है
और ये बारिश में हर बार, पिछली बार भी बनी थी तब भी बारिश में ख़राब हो गई थी 2 बार, और अभी बनी है जस्ट ख़राब हो गई। वो भी रोड जो दोनों एक साइड चलने से वो भी ख़राब हो चुकी है। ये तो पूरी ख़राब हो ही चुकी है। ये जो सिंगल चल रही थी ये भी पूरी ख़राब हो चुकी है। अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और पानी भरा रहता है। यहाँ पे कस्टमर आने जाने में भी दिक्कत होते हैं। हमारे शॉप है मेडिकल की, कस्टमर भी नहीं आते, सारे दिन ऐसे बैठ के चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है हमारे को। हमारी इस जनता की, पृथ्वीराज नगर की जनता है जो इस रोड के ऊपर, गांधी पथ रोड के ऊपर पब्लिक ट्रैफिक इतना भयंकर है, इधर को थोड़ा ध्यान दें तो कम से कम जनता को, ट्रांसपोर्ट को, व्हीकल को, आए दिन हादसे होते रहते हैं, इनके ऊपर रोक टोक हो जाए। वीडियो दूसरा है जगह झुंझुनू, जहां उद्घाटन से पहले ही सड़क बह जाती है। रोड के जो ठेकेदार हैं और आला अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के, उनने ये मिलकर ये गफला किया है और कंक्रीट वगैरह ने डालकर डायरेक्ट रोड के नीचे से बजरी निकाल कर और कचरा कंक्रीट डाल के ये रोड बनाई गई है। इसमें बहुत बड़ा गफला हुआ है। जांच, उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो भी एजेंसी है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए, ये ग्रामीणों की मांग है। तीसरा वीडियो जगह सीकर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इलाके की सड़क पर जनता ने ही पोल खोलनी शुरू कर दी। देखो ओ है अपना गांवों को विकास, अट थोड़ी सी बरसात आता नदी भरी जाए। अरे नेता लोग अट चुनाव आए टाइम 10 चक्कर काट को करसी, और अब अंठाई को नहीं खटकाई उरे, अरे भीड़ ऐसी यहाँ का ढोल की होगी। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्या का संघर्ष बे बेटा, ऐसे में बैठा रहे के तानी संघर्ष करसी, संघर्ष आपा करो है। और अब आप कहता अपना कद समझ में आसी, और विकास का नाम पर खटारो जनरेटर मेल मिले, देखो न तो कोई चल रहा है न हल है। अरे पानी में लाग रही है एक डिप्पी, नेताजी का बुलाऊं कोई मरो और चाहे जीवो, नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ। ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसी पानी भरे रास्ते से लोगों को शव यात्रा तक निकालने की मजबूरी है। इसीलिए छात्रा शिवानी ने तय किया, अब नेताओं को खुद ही खबरदार करना होगा। मेरी दादी भी है जो कि बुजुर्ग है, और वे भी दो तीन बार कदम गिर चुकी है, तो बाकी आवाज उठा मन भी कोई को नहीं आया। और नेता लोग, एमएलए वगैरह कुछ ही सहायता को नहीं कर दिया। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस ये पानी जल्दी से जल्दी निकलवाओ। वैसे तो नेता यही कहते रहते हैं कि मुझे पता चल गया है, अब जल्दी समस्या दूर कर देंगे, लेकिन जनता का दर्द सत्ता में बैठे लोगों को तभी समझ में आता है जब वो खुद उससे दो चार होते हैं। मुंबई का मामला देखिए, शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक को खराब दाल क्या मिली, उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। कैंटीन के संचालक को न केवल पीटा बल्कि अपनी कार्रवाई को, इस मारपीट को सही भी ठहराया। इस घटना ने बता दिया कि मिलावटखोरी का ये जहर अब सत्ता तक पहुंचने लगा है। अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो मुझे मेरी स्टाइल से मुझसे बात करना है। वाकई में सत्ता की हनक किसी को कहते हैं, जब चाहे जिसको चाहे किसी को कहीं भी पीट दो, पता है कार्रवाई तो होगी नहीं। विधायक होकर भी गुंडे की तरह बर्ताव करने वाले ये शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ है, जिनकी करतूत जनता के प्रतिनिधि के स्तर की कतई नहीं लगती। संजय गायकवाड़ ने अब की मुंबई में विधायक हॉस्टल की कैंटीन को अखाड़ा बना दिया, जिसमें खराब दाल परोसे जाने के बाद विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन के ठेकेदार को पीट दिया। जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो जवाब मिला, देखिए जब कोई मुझे पॉइजन खिला रहा हो तो मैं इसकी पूजा करूंगा। इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना जोरी। संजय गायकवाड़ को अपनी हरकत पर कोई अफसोस नहीं है, पछतावे का रत्ती भर भी एहसास नहीं, जिससे सवाल उठता है क्या मिलावटी खाने के नाम पर कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? जबकि मामला मिलावटी खाने से जुड़ा है, जिसका हर हिंदुस्तानी रोज सामना करता है, लेकिन जब विधायक इसकी चपेट में खुद आए तब वो बॉक्सर बन जाते हैं, ठेकेदार को पीटने लगते हैं। सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी के इस विधायक ने बदबूदार दाल परोसे जाने पर हंगामा किया और वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने पर अड़ गए। इस दौरान विधायक संजय गायकवाड़ दाल का पैकेट पकड़कर खड़े रहते हैं, बारी बारी से लोगों को दाल सुंघवाते रहते हैं।
कुछ देर बाद जैसे ही कैंटीन का कर्मचारी संचालक को लेकर आता है, पहले तो उसे दाल सुनी और अचानक थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। इस मारपीट से कैंटीन संचालक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन विधायक संजय गायकवाड़ का गुस्सा नहीं थमता। समर्थकों के साथ मिलकर वो उसके ऊपर हाथ साफ करते हैं। विधायक मारपीट करके विधानसभा पहुंच गए। आम आदमी तो है नहीं कि मारपीट के बाद यहाँ पुलिस आएगी और आम आदमी कानून से डरेगा। विधायक को किस बात की चिंता? इसीलिए जब उनके हाथों कैंटीन ठेकेदार को पीटे जाने को लेकर सवाल आज तक करता है, तो जवाब सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ मिलता है। देखो, अगर कोई मेरी जान से खेल रहा है, मेरी जान लेने का प्रयास कर रहा है और हर तरीके के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से, सब माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं और मेरी जान से खेलेंगे तो मेरी जो रिएक्शन थी वो सही थी। ये आप किस बेस पर कह सकते हैं कि आपकी जान से खेलने का प्रयास हुआ है? जब मुझे कोई जहरीला खाना खेल रहा है तो क्या मेरी जान से खिलवाड़ नहीं होगी? आपको कैसे पता कि वो जहरीला था? आप खा के देखिए ना। लेकिन आपको पहले कब कैसे पता चला? आपने मारपीट की है इसलिए पूछ रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैंने खाया, मैंने ओमेंडिंग किया, मैंने महसूस किया कि पॉइजन वाला खाना है, जब मेरी रिएक्शन हो गई। क्या दूसरा तरीका नहीं था आपकी इस रिएक्शन के लिए? ये सब तरीके पहले मैं आजमा चुका था, इसलिए आखिरी। कितनी बार ये तरीके आपने आजमाए हैं? 200 बार। कहते हैं कि गलती का एहसास न होना उससे भी बड़ी गलती होती है, लेकिन महाराष्ट्र के इस विधायक के कहने ही क्या, जो प्रशासन से शिकायत में विश्वास ही नहीं रखता, सीधे फैसला सुनाता है। फैसला पीट देने का, फैसला मुक्के मारने का, फैसला थप्पड़ बरसाने का। आपकी सरकार है, आप तकरार भी कर सकते थे, लेकिन वो जरिया आपने क्यों नहीं लिया? देखो, सरकार के पास इससे पहले भी कंप्लेंट हो गई, वो ठेकेदार 30 साल से है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई, बार बार उसी के कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, इसलिए मेरा ये रिएक्शन। कायदा हाथ में लेने की जरूरत अब पे क्यों आ पड़ी? न्याय मिला नहीं इसलिए। वैसे न्याय तो उस शख्स को भी नहीं मिला जिससे मारपीट हुई। अपने साथ हुई बदसलूकी के बावजूद वो खामोश रहा। कैंटीन का कोई कर्मचारी विधायक के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। ये जो एमएलए के साथ ने जो किया था वो कल किया था या परसों किया था? कब किया था? हाँ दादा, ये कब हुआ था ये इंसिडेंट? कल हुआ था। कल ही हुआ था। तो कोई केस वेस रजिस्टर किया है क्या आप लोगों ने? मालूम नहीं। आपको नहीं पता? वो है क्या जो शख्स जो नहीं, इधर नहीं है। यहाँ पे नहीं है? तो कौन थे वो जिनको पीटा गया था? मालूम मैं नहीं था इधर। नहीं, लेकिन जो पीटे आपके यहाँ से वो कौन थे? कॉन्ट्रैक्टर थे? नहीं आइडिया। लेकिन यहीं इसी जो आप कह लीजिए कैंटीन में, यहीं पे आप देख लीजिए, यहीं पे खाना बनता है। कई सारे आम लोग भी यहाँ पर आके खाना खाते हैं और जो एमएलएज हैं यहीं ऊपर में ही रहते हैं और उनके उस तरह से जो ये मारपीट हुई उसके बाद से यहाँ पे कोई खास कुछ बात करने को तैयार नहीं है कोई। गायकवाड़ पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे। उन्होंने पिछले साल सितंबर में कहा था कि जो कोई भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की टिप्पणी। खाने पीने की चीजों में मिलावट उनकी गुणवत्ता और पौष्टिकता में बदलाव ला देती है। ये मिलावट खाने पीने की हर चीज में हो रही है, जो शायद ही किसी चुनाव का मुद्दा है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा भी पार्टियों को बड़ा नहीं लगता, जबकि देश के लिए यह घातक बन चुका है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार खराब खाने से सबसे ज्यादा चीन में 31.28 लोग सालाना मरते हैं। दूसरे नंबर पर भारत है, जहां हर साल करीब 15.73 लाख लोग मिलावटी खाने से मरते हैं। 2016 में आई विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार खाने से होने वाली बीमारियों की वजह से हर साल भारत पर 1,78,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। यह देश की सकल घरेलू उत्पाद का करीब आधा प्रतिशत है। साल 2008 से 2017 तक फूड पॉइजनिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बनाई गई ताकि पूरे देश में खाने की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि मुंबई में विधायक तक मिलावटी खाने की शिकायत कर रहे हैं। ये तस्वीर भले ही 11 साल पुरानी हो, लेकिन ये जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच फर्क दिखाने के लिए काफी है। साल 2014 में दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में तब शिवसेना के सांसद रहे राजन विचारे ने केटरिंग सुपरवाइजर अरशद जुबैर के मुंह में जबरन रोटी ठूस दी थी, जबकि उस वक्त रोजे चल रहे थे।
तब खाने की क्वालिटी खराब होने से नाराज तत्कालीन शिवसेना सांसद राजन विचारे का पारा चढ़ गया था। 11 साल बाद शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक ने भी यही किया। तो शिवसेना शिंदे गुट को अपने विधायक के बर्ताव और गुस्से में मारपीट करना बड़ी बात नहीं लगती, इसलिए गुस्सा आ गया होगा जैसी दलील देकर सत्ता की कुर्सी पर चढ़े घमंड को छिपाया जाता है। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि विधायक ने गुंडागर्दी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को विनती करती हूं कि ऐसे जो उनके विचारों में काम करने वाले या कोई भी एमएलए हो, अगर ऐसी हरकतें करे तो उसको पुलिस स्टेशन लाके अंदर डालना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। नहीं, अगर सरकार एफआईआर नहीं करेगी तो हम करेंगे। आम आदमी के हर मुद्दे पर आज तक आपको खबरदार करता है। मिलावट सिर्फ खाने में ही नहीं, मिलावट आपके भविष्य के साथ भी हो रही है। नेता तो धर्म जाति के नाम पर उलझाकर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं। आप कहीं सरकारी स्कूल या निजी स्कूल में बच्चों को पढ़वाते हैं। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का देश के स्कूलों में कराया गया सर्वे चिंता और चौंकाने वाला सच बताता है, जो कहता है कि कक्षा 6 के 47% बच्चे 10 तक का पहाड़ा भी नहीं जानते। कक्षा 3 के 45% बच्चे 99 तक की गिनती उल्टी या सीधी नहीं बता पाते। कक्षा 3 के 42% छात्र 2 अंकों को जोड़ नहीं पाते। सुनकर आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन सुनिए, सच सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि कक्षा 3 के 42% छात्र 2 अंकों को घटा भी नहीं पाते। यानी जिस वक्त नेता अपने वोट का जोड़ घटाव सोचकर सिर्फ धर्म की जाति की बात करते हैं, तब आपके बच्चे जिन स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां यह भी पता चलता है कि क्लास 5 के आधे बच्चे देश में नहीं जानते हैं सम और विषम संख्या क्या है। क्लास 9 के 59% बच्चे औसत तक आंकड़ों का नहीं निकाल पा रहे हैं और क्लास 6 के 29% बच्चों को यह भी नहीं पता आधा चौथाई क्या होता है। हम सिर्फ कागज की बात पर भरोसा नहीं करते। हमारे संवाददाता 2 राज्यों के कई शहरों में अलग अलग स्कूलों में इस चिंता का सच पता करने पहुंचे। जो शिक्षा मंत्रालय का सर्वेक्षण है, जो सर्वे हुआ है, जिसमें अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें कई सवाल खड़े हुए हैं, क्या वो यहाँ ठीक बैठता है और क्या जो आंकड़े उस सर्वे में मिले हैं हमें यहाँ पर भी वो आंकड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कक्षा 5 है, ये कमरा नंबर 4, अंदर आएंगे तो कुछ बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं। गलती इन बच्चों की बिल्कुल भी नहीं। गलती किसकी है? क्या शिक्षकों की है या फिर शिक्षा व्यवस्था की है? क्योंकि टीचर भर्ती तो सरकार करती है। जहां हर राज्य की हकीकत, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। जहां टीचर कम है वहां उनसे न जाने कितने काम सरकारें कराती हैं। फिर बच्चे क्या ही पढ़ाई करेंगे? बच्चों की पढ़ाई के स्तर के लिए जिम्मेदार कौन है? हमने बात की एनसीईआरटी की सिलेबस कमेटी की पूर्व सदस्य शिक्षाविद अनीता रामपाल से। एक तो क्योंकि हम लोग जिस तरह से हमारा शिक्षा तंत्र है, जो हम अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कई बार सही नहीं है जिस उम्र पे और जिस तरह किया जाता है। और फिर पूरी पढ़ाने की प्रक्रिया, एक चीज हमें याद रखनी चाहिए जो बहुत जरूरी है कि हम जब आंकलन करते हैं किसी भी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया, सीखना समझना चाहते हैं कितना सीखे हैं, तो उसको हमेशा उसके साथ जोड़ के देखना चाहिए कि वो सिखाने की प्रक्रिया क्या थी। मतलब अगर उन्होंने स्कूल में कुछ ऑब्जर्वेशंस, प्रयोग, मौखिक बोलना, लिख के प्रेजेंटेशन करना, ये सब गतिविधियां की हैं, अगर इस तरह से जैसे जो कहा जाता है कि पेडागॉजी इसी तरह होनी चाहिए और बच्चे फिर अच्छा सीखते हैं और साझा करते हैं अपने एक दूसरे के साथ सब कुछ, अकेले बैठे हुए बोर्ड की तरह नहीं घूर रहे, है ना। और सिर्फ तो अगर वो ही पढ़ाने का तरीका है और मूल्यांकन में सिर्फ जानकारी पूछने का तरीका है, तो बच्चे बहुत कुछ नहीं सीखते। वो सिर्फ रट रटा के कुछ न कुछ जवाब देते हैं। और ये हमारे तंत्र का बहुत पुराना एक जो हमारी चिंता है और हमारी प्रॉब्लम्स है हमारे सिस्टम की। इसलिए हम कहते हैं रोट मेमोराइजेशन, क्योंकि आजकल स्कूल में माँ बाप, टीचर्स कोई कहता ही नहीं कि समझो, वो कहते हैं याद करो। उत्तर प्रदेश में आजकल एक नाम बहुत चर्चा में है, वो नाम है झांगुर बाबा का।
धर्मांतरण के आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। छांगुर बाबा का असली नाम जलालुद्दीन है, जिसकी बलरामपुर में बनी आलीशान कोठी को पिछले 2 दिनों से बुलडोजर तोड़ रहे हैं। एटीएस का दावा है कि बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता है। छांगुर की इसी आलीशान कोठी से उसको बेनकाब करती कई चीजें मिली हैं। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जिस धर्मांतरण के 40 कमरों वाली इमारत को खड़ी करके जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क चलाया, उस आलीशान इमारत पर योगी राज में बुलडोजर 2 दिन से चल रहा है। मलबे में तब्दील होता ये छांगुर बाबा का वो साम्राज्य है जहां से धर्मांतरण का कारोबार चलता रहा। विदेशी फंडिंग से धर्म बदलने का ये केंद्र अब ताश के पत्तों की तरह कानून के पंजों से बिखर रहा है। बलरामपुर में अब तक छांगुर बाबा का यह आलीशान महल एक रहस्य लोक बना रहा, लेकिन मंगलवार से शुरू हुई इस कार्रवाई के बाद छांगुर बाबा की धर्मांतरण वाली कोठी का हर रहस्य बेपर्दा हो रहा है। सबसे पहले आपको छांगुर बाबा के स्टोर रूम में लेकर चलते हैं, जहां पर तलाशी के दौरान दावा है शक्तिवर्धक दवाइयां मिली। स्टोर रूम है। अगर स्टोर रूम में हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मेडिसिन्स हैं वो पाई गई हैं। ये मेडिसिन्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पे जो मेडिसिन्स हैं, ये कुछ मेडिसिन्स पाई गई हैं जो कहती हैं साफ तौर से कि ये मेडिसिन्स जो शक्तिवर्धक दवाएं हैं, यानी कि वो इनको मजबूती के लिए शरीर की प्रयोग करता था। छांगुर बाबा का हर कमरा एक राज। ऐसे एक कमरे में जब आज तक की टीम पहुंची तो पता चला बाबा विदेशी सामान का शौकीन। जांच टीम ये सब देखकर हैरान रह गई। अगर आप देखेंगे तो अंदर पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, जो जिससे इसके कपड़े साफ होते हैं, जिससे ये प्रयोग करता है, ये सब विदेशी है, यानी कि सऊदी अरब का है। इसमें उर्दू से लिखा हुआ हर चीज़ है। डिटर्जेंट्स हैं वो सऊदी अरेबिया के हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उर्दू में लिखे हुए हैं। छांगुर बाबा की कोठी में 2 जनरेटर भी मिले हैं। एक 5 किलोवाट का जनरेटर, दूसरा साइलेंट पावर जनरेटर जिसकी कीमत 5 लाख के आसपास है। पूरा ये प्लांट लगा रखा था पावर हाउस की तरह पे। अब इसको प्रशासन अपने जब्त कर रहा है अपने पास में। और इस प्लांट को आप देखिए, पूरा ट्रांसफार्मर है, पूरी इसमें MCVs लगी हुई हैं इसमें, और इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पर बिजली का कनेक्शन जाना है उसके लिए पूरा शॉर्ट सर्किट लगा हुआ, शॉर्ट सर्किट है पूरा, और इसी सर्किट के जरिए हर जगह बिजली सप्लाई होती थी। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी 3 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुई। खुद को साधारण सा दिखाने वाला छांगुर बाबा इसी कोठी से दावा है कि अपना धर्म परिवर्तन का नेटवर्क चलाता रहा। बिल्डिंग कैसे यहाँ पर बन गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे, जिनकी वजह से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, जिसको लेकर अब जांच की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। छांगुर बाबा की इस कोठी की दीवारें न सिर्फ बहुत ऊंची बल्कि इन दीवारों के ऊपर कटीले तार लगे थे, जिनमें दावा ये कि बिजली दौड़ती थी ताकि कोई अंदर न दाखिल हो पाए। जांच एजेंसियों को इस कोठी से कई धार्मिक किताबें मिली हैं। यहाँ पर देखिए धर्मांतरण में किस तरीके से वह धर्मांतरण करता था। यहाँ पर कलावा मौजूद है, यानी कि ये तो साफ है कि कलावा बांध के किस तरीके से वह धोखे में लोगों को रखता था। यानी कि जो कलावा बांधते थे, जो हिंदू धर्म से धर्मांतरण करता था, वो उसके सबूत यहाँ पर मौजूद हैं।
यानी कि ये बहुत तरीके से ये धर्मांतरण का एक पार्ट है जो जिसके तहत यहाँ पर देखा गया कि ये पाया गया। इसके अलावा जो चादरें हैं चढ़ाने के लिए वो यहाँ पर हैं मौजूद, यानी कि धर्मांतरण के बाद जिस तरीके से उनको बनाया जाता था कि वो इस धर्म में आ जाएं। इस कोठी को छांगुर बाबा ने हाईटेक तरीके से बनवाया। इसमें सीसीटीवी कैमरों का जाल था। घर की परिधि में सुरक्षा के लिए खास इंतजाम था। कोठी के आसपास किसी भी प्रकार का ना किसी का घर है ना ही कोई रहता है। एकांत में ये आलीशान कोठी बनवा रखी थी जो करोड़ों रुपए की है। और इस जो तार लगाए हुए हैं ये साफ तौर से वो इसमें करंट तक दौड़ाया जाता था जिससे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अंदर ना जा सके और ये ऊंची ऊंची दीवारें जो हैं ये भी कोई क्रॉस ना कर सके। छांगुर बाबा की इस इमारत की सबसे खास बात कोठी के ऊपर लगे सोलर पैनल का जाल रहा। इसके अलावा छांगुर ने अपने काले साम्राज्य में विदेशी नस्ल के कुत्ते और घोड़े भी रखे। पूरी तरीके से प्रशासन की जो नजर है वो उन प्रॉपर्टीज पर है जहां पर छांगुर बाबा ने बना के रखा था। देखिए किस कदर यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो चल रहा है। फिर चाहे वो अस्तबल हो घोड़ों का या उसको जर्सी गाय रखने की जगह, सभी जगह पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। बलरामपुर में ये पुलिस की और प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है जिसमें साफ कहा है कि जिस तरीके से धर्मांतरण का काला खेल इस पूरी बिल्डिंग से चलता था अब उसको नेस्तनाबूद करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। छांगुर बाबा लंबे समय से अवैध काम कर रहा था। हैरानी की बात यह कि धर्मांतरण के इस नेटवर्क में कई देशों से कुल 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिल चुकी थी, लेकिन अब ईडी इस मामले की जांच में शामिल हो गई है और अब दावा है कि इस पूरे रैकेट को पूरी तरह से बेनकाब किया जा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से सुजीत के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। एक सवाल यह भी कि आखिर छांगुर नाम का मतलब क्या है? क्यों जलालुद्दीन ने अपना दूसरा नाम छांगुर रखा? छांगुर नाम का अर्थ होता है वो इंसान जिसके पंजे या हाथ में 6 उंगलियां हों, छा अंगुर या 6 उंगलियों वाला। इसे छंगा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जमालुद्दीन के हाथ में भी 6 उंगलियां हैं, इसके चलते उसे बचपन से छांगुर नाम दे दिया गया। छांगुर का जितना अजीब नाम है उससे ज्यादा चौंकाने वाली उसकी साइकिल से अंगूठी बेचने से लेकर 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने की कहानी है। साइकिल से अंगूठी और नग बेचने वाला छांगुर बाबा कैसे बना करोड़ों की संपत्ति का मालिक? कैसे सिर्फ 5 साल में छांगुर बाबा बन गया आलीशान कोठियों का मालिक? छांगुर बाबा का नाम आते ही ये आलीशान कोठी आती है, लेकिन आज तक उस जगह पहुंचा जहां से कहानी शुरू हुई। ये छांगुर बाबा का पैतृक निवास है। बलरामपुर के रहरा माफी गांव में छांगुर बाबा रहता आया था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ उसकी जमीन बची है। यहाँ आज तक ने जब लोगों से पूछा कि छांगुर के पास इतना ज्यादा पैसा कैसे आया, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं था। यहाँ पर कौन रहता था ये जमीन? अभी छांगुर बाबा का हो जमीन और अब नहीं अभी हाल ही घर टूटा है। अच्छा, बरसात में नहीं, अपने आप टूटा फूटा रहा था, गिरवा के बनवावे जात रही। ये जो जमीन है वो किसकी थी? यहाँ छांगुर बाबा रहते थे। अब वो कब से यहाँ नहीं रह रहे हैं? कम से कम 10 साल हो गया। अब इस जमीन पर कुछ बना नहीं है, मकान वकान सब गिर गया? नहीं गिर गया, पुराना मकान था, गिर गया और 5-6 महीना हुआ है टूटने से। छांगुर बाबा के पुश्तैनी गांव के बाद आज तक की टीम उसके आलीशान शोरूम पर पहुंची, जो बलरामपुर के बाजार के बिल्कुल बीचों बीच है। ये शोरूम करीब 50 लाख से ज्यादा की कीमत का है, जिसे बाबा ने नवीन बोहरा के नाम पर लिया था। यहाँ पर ब्यूटिशियन का काम चलता था। बलरामपुर में छांगुर बाबा के आवास पर उसकी सफेद कोठी पर एक तरफ तो बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ आज हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव। ये वो तस्वीर है, यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है छांगुर बाबा की जो 50 लाख रुपए की है। और यहाँ पर ये असवी बुटीक के नाम से जो जगह है, ये बाजार है, इस बाजार के मेन बाजार में इसकी ये प्रॉपर्टी है। तकरीबन इसकी कीमत 50 लाख रुपए होगी और यहाँ पर ये बुटीक चलता था। छांगुर बाबा अभी जेल में है, लेकिन इस तरीके की प्रॉपर्टी पर प्रशासन की नजर बनी हुई है कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति कहां से इकट्ठा कर ली, और जिसको लेकर अब
राजस्व विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन, एसटीएफ और एटीएस लगातार अब जांच कर रहे हैं। बलरामपुर में छांगुर बाबा की तीसरी बड़ी संपत्ति बस स्टेशन के पास है। यहाँ छांगुर बाबा का कपड़ों का बड़ा शोरूम है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। जब हमने यहाँ पूछा कि छांगुर बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो हमें इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं मिला। बलरामपुर में जिस तरीके से अंगूठी बेचने वाले छांगुर बाबा के जो आवास है उस पर बुलडोजर चल रहा है, लगातार ये दूसरा दिन है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो उसकी संपत्तियां हैं वो पूरे बलरामपुर में है, अलग अलग, वो भी एक नहीं कई करोड़ों की संपत्ति। अगर आप देखेंगे ये आसपिया जो हुसैन कलेक्शन है ये भी छांगुर बाबा का ही है, और छांगुर बाबा ने जो नीरव वोरा है उसके नाम पर ये लिया हुआ है। और जिस तरीके से ये यहाँ पर मौजूद है, ये भी एक मेन मार्केट है बलरामपुर की, और वहीं पर ये शोरूम मौजूद है जो ये 2 मंजिला शोरूम बना हुआ है, जहाँ पर छांगुर बाबा अपने सारा इन्वेस्टमेंट और पैसा लगाता था, जो धर्मांतरण के पूरी तरीके से सामने आया है। एक बड़ा नेक्सस चलाता था धर्मांतरण का। उसके बाद पुलिस एटीएस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन इसकी जो संपत्तियां हैं वो अलग अलग पूरे फैली हुई हैं। लोगों ने बताया कि छांगुर बाबा अक्सर आया जाया करता था। ये शोरूम नवीन बोहरा के नाम पर ही है, जिसने अपना धर्म बदलकर नाम जमालुद्दीन रख लिया। अब सवाल ये कि नीतू और नवीन से छांगुर कैसे मिला, तो अब उसकी कहानी सुनिए। छांगुर बाबा नग बेचने मुंबई जाता था। हाजी अली दरगाह पर उसकी नीतू और नवीन से पहली मुलाकात हुई। दोनों को छांगुर बाबा ने अंगूठी दी और मन्नत पूरी होने की दुआ कराई। जब छांगुर बाबा से दोनों मिले तब इनके कोई संतान नहीं थी। 2010 में नीतू ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद नीतू और नवीन का छांगुर बाबा पर भरोसा बढ़ गया। आज तक खबरदार करता है तो सरकार की नींद टूटती। ये हम बार बार इसीलिए याद कराते हैं क्योंकि आपके हक की खबर पर फिर से बड़ा असर हुआ है। हमने ऑपरेशन माटी के तहत राजस्थान में धड़ल्ले से चलती नकली खाद की फैक्ट्रियों को सबसे पहले उजागर किया था। अब आज तक की खबर के बाद जागी राजस्थान सरकार ने 13 नकली खाद फैक्ट्रियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि जांच में इन नकली खाद फैक्ट्री के 57 में से 56 सैंपल फेल हो गए थे। अपनी इस खबर के साथ हमने आपको बताया था कि नकली खाद का इस्तेमाल अगर किसान को गांव में गरीब करता है तो शहर में महंगाई की वजह भी बनता है।